आरएनए मीन्स आप समझते हैं, आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेरेंस। एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी पैथोजन की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, और आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस। इसमें यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि किसी भी पैथोजन में आरएनए के ट्रांसलेशन को हम रोक सकते हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए को साइलेंट कर सकते हैं। The technology of silencing of messenger RNA of pathogen to check its growth by inserting the complementary copy of किसी भी पैथोजन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। कैसे करना है? बाय इंसर्टिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए। जो पैथोजन का मैसेंजर आरएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी हम बाहर से इंसर्ट करते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मैसेंजर आरएनए के साथ क्या कर लेता है, या तो ये वहाँ पैथोजन की बॉडी में जाकर एक एंजाइम बनाता है जो इसके मैसेंजर आरएनए को कट कर देता है। बात को समझिए, इस प्रकार होता है। पहले नोट कर लो इतना। लिख लिया है? आपको मालूम है कि जैसे पैथोजन है, डीएनए ऑफ पैथोजन क्या बनाएगा? होस्ट बॉडी में क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। इस एमआरएनए से क्या होगा? ट्रांसलेशन। तो क्या बनेगा? तो इससे एक प्रोटीन बनेगा, और अगर प्रोटीन बनेगा तो पैथोजन क्या करेगा? ग्रोज इन नंबर, यानी इसकी संख्या बढ़ेगी, और इससे जो होस्ट है उसको प्रॉब्लम पैदा होगी। हम क्या करते हैं कि जो ये मैसेंजर आरएनए पैथोजन का है, इस मैसेंजर आरएनए को हम इसकी साइलेंसिंग करा देते हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए है, इट इज़ नॉट अलाउड फॉर इट्स ट्रांसलेशन टू प्रोटीन। जो मैसेंजर आरएनए है हम इसको एक्सप्रेस होने ही नहीं देते हैं। ये काम कैसे करते हैं? इसके लिए हम बाहर से एक्सटर्नल क्या डालते हैं? एक्सटर्नल आरएनए इसमें हम इंसर्ट करते हैं। बाहर से इसमें हम आरएनए इंसर्ट करते हैं। ये आरएनए इसको क्या कर देता है? इसकी साइलेंसिंग करा देता है। किसकी? मैसेंजर आरएनए की, और प्रोटीन नहीं बनने पाता। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? तो ये और एक्सटर्नल आरएनए का सोर्स क्या होता है? तो या तो इस आरएनए को बनाने वाला डीएनए हम इसमें इंसर्ट करते हैं, और या फिर डायरेक्ट आरएनए इंसर्ट करते हैं। दोनों बातें होती हैं। या तो इसका हम डीएनए इंसर्ट करते हैं टीडीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म से, और या फिर हम डायरेक्ट आरएनए इंसर्ट करते हैं और इसकी दो कॉपी इंसर्ट करते हैं जो एक दूसरे की क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री हो। यानी कहने का मतलब कि ये दो आरएनए की कॉपीज हैं, होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे तो ये जाकर क्या कर लेंगे? ये डबल स्टैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे।
बाद में फिर ये डबल स्ट्रैंड आरएनए से एक एंजाइम बनेगा। यह जो एंजाइम होगा ये क्या करेगा, कट्स एमआरएनए। किसका एमआरएनए कट करता है, ऑफ पैथोजेन। और इस पैथोजेन के मैसेंजर आरएनए को कट करके इसको ट्रांसलेट करने से रोक देता है। अब ये इंटरफियर कर रहा है किसमें, किस प्रोसेस में इंटरफियरिंग कर रहा है, इट इज इंटरफियरिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ पैथोजेंस मैसेंजर आरएनए एंड डज नॉट परमिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और ये इसका अपना प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसकी पॉपुलेशन, तो एक प्रकार का ये बायो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से हम यहाँ पर इसको कंट्रोल कर लेते हैं। राइट, ये समझ में आ गई बात। तो ये कहानी है इसकी, इसको हम बोलते हैं इंटरफेयरिंग टेक्नोलॉजी, इंटरफेयरिंग आरएनए। यहाँ बैठो, इधर आ जाओ, तुम उसको बैठने दो, देख के जाना। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे पहले एक नेमाटोड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। पहले टेक्निक को एक बार फिर से समझ लीजिए, नोट कर लिया हो तो। हाँ, अभी आपकी बात सुनते हैं, पहले एक बार फिर से इस टेक्निक को समझ लो। कोई भी पैथोजेन जो एक होस्ट के शरीर में आया, अब क्या काम करेगा वो अपने डीएनए से अपना मैसेंजर आरएनए बनाएगा। जो इसका पैथोजेन का मैसेंजर आरएनए है वो क्या बनाएगा, वो एक प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोटीन की वजह से उसकी बॉडी में सेल्स में ग्रोथ होगी या उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इससे परेशानी किसको बढ़ेगी, होस्ट सेल को। यानी पैथोजेन जितना बढ़िया रेप्लिकेट करेगा उतना ही नुकसान पहुंचेगा किसको, होस्ट को। हमें इस चीज़ को रोकना है, हमें ये जो डैमेज हो रहा है इसको रोकना है। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो पैथोजेन का मैसेंजर आरएनए है हम इसको आगे से यह प्रक्रिया होने ही ना दें, इंटरफियर कर दें इसमें। इंटरफियर मीन्स हस्तक्षेप कर दें और इसको रोक दें। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम इस मैसेंजर आरएनए को नष्ट कर दें। इस मैसेंजर आरएनए को नष्ट करने के लिए एक एंजाइम बनता है। वो एंजाइम कौन बनाता है, इस एंजाइम को बनाने के लिए हम बाहर से एक्सटर्नल आरएनए इसमें इंसर्ट करते हैं। किसमें, पैथोजेन इन्फेक्टेड होस्ट के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी प्लांट में इन्फेक्शन नेमाटोड का हुआ है तो हम प्लांट में उसको इंसर्ट कर देंगे। किस मेथड से, बाय द प्रोसेस ऑफ टी-डीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो या तो हम एक्सटर्नल डीएनए डालते हैं, वो अंदर जा करके आरएनए की 2 कॉपी बना लेता है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो फिर ये क्या बनाते हैं, ये एंजाइम बनाते हैं। वो एंजाइम इनको साइलेंट कर देता है मैसेंजर आरएनए को। कैसे, बाई कटिंग इट, इसकी स्लाइसिंग कर देता है। और एंजाइम का नाम स्लाइसर होता है। क्या होता है, स्लाइसर नाम का एंजाइम होता है जो इसको कट कर देता है मैसेंजर आरएनए को और आगे की प्रक्रिया रोक देता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी मैकेनिज्म है जिसमें कि हम किसी भी प्लांट में किसी पैथोजेन की ग्रोथ को रोक रहे हैं। समझ में आया। अब ये प्रैक्टिस सबसे पहले किस पर की गई थी, एक प्रकार का नेमाटोड था, वो टोबैको प्लांट में उसका इन्फेक्शन था और नेमाटोड का नाम था मिलाडोजाइन इनकॉग्निसिया। आपकी बुक में लिखा गया है, मिलाडोजाइन इनकॉग्निसिया नाम का एक पैथोजन है, नेमाटोड पैथोजन है। इसका इन्फेक्शन हुआ तंबाकू के पौधे में। अब आपको मालूम है कि तंबाकू में इसका इन्फेस्टेशन किस प्रकार होता है कि जो नेमाटोड होता है ये राउंड वर्म्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक होते हैं, हेयर लाइक, बाल की तरह पतले पतले होते हैं। और ये होता क्या है कि जाइलम बेसिल्स के अंदर जाकर के इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतने ज़्यादा ये जाइलम बेसिल्स में जाकर अड़स जाएंगे और ब्लॉकेज कर देंगे। यानी कि जाइलम बेसिल्स का जो ल्यूमेन होता है वो बंद हो जाएगा और इससे पानी का सर्कुलेशन ऊपर रुक जाएगा। ऐसी कंडीशन में तंबाकू की पत्तियां सूखने लगेंगी। अब आपको मालूम है कि तंबाकू की जो खेती है, गोंडा में जो लोग हैं वो जानते हैं कि तंबाकू की खेती एक कैश क्रॉप होती है।
इनकी पत्तियों से ही तंबाकू बनता है। अब पता लगा पत्तियाँ पहले ही ड्राई हो गई तो तंबाकू बनेगी क्या, तो बहुत ही ग्रेट लॉस होता है खेती में। तो इस नेमाटोड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये टेक्निक इस्तेमाल की गई। हम यहाँ पर जो डीएनए इंसर्ट करते हैं, इट इज़ इंसर्टेड बाई टी-डीएनए मेथड। तो बाहर से डीएनए इंसर्ट करेंगे जो अंदर जाकर कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी आरएनए की बनाएगा, वो अपना एंजाइम पैदा करेगा। एंजाइम का नाम स्लाइसर है। हालांकि कई विधियां हैं इस मैसेंजर आरएनए को साइलेंट करने की, लेकिन इतना डिटेल आपके कोर्स में नहीं है। केवल इतना आप जानिए कि जो आरएनए हम बाहर से इंसर्ट कर रहे हैं ये इंटरफियरिंग मैकेनिज्म है इसकी, इसलिए इसको आरएनए आई कहते हैं। आरएनए इंटरफियरेंस, किसका इंटरफियरेंस हो रहा है? मैसेंजर आरएनए का। किस काम में? प्रोटीन बनाने में। हम इसको यहाँ पर साइलेंट करके और ये काम रोक देते हैं, इससे पैथोजन की पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाती है। तो ये एक विधि है जिसको आरएनए आई कहते हैं। आप बताओ क्या पूछ रहे थे? साइलेंसर है किसका? मैसेंजर आरएनए का, इसलिए तो नाम पड़ा आरएनए आई। किसके काम में हस्तक्षेप कर रहा है? डीएनए के या आरएनए के? तो जब आरएनए बनेगा तभी तो उसके आगे की कहानी पर उसको रोकेगा वो डीएनए, नहीं तो हम डीएनए आई न कहते, आरएनए आई क्यों कह रहे हैं? हम आरएनए को आगे काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आरएनए इंटरफेयरिंग। ठीक है, और कोई सवाल किसी का है? ये एक मेथड है, बायो कंट्रोल मैकेनिज्म है, प्लांट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। और प्लांट का नाम नेमाटोडा, प्लांट का नाम टोबैको प्लांट, और इन्फेक्शन हुआ था नेमाटोड पैरासाइट पर, और नेमाटोड का नाम मिलाडोजाइन इनकॉग्निसिया था। किताब में लिखा गया है, अंडरलाइन कर लेंगे, उसको नाम पूछते हैं। तो सबसे पहले आरएनए आई टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था, और आजकल अब कई जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहला यूज नेमाटोड के लिए हुआ था। बात समझ में आ गया? सारी बातें पूरी करने के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ खास बातें हैं। किताब जरा आप अगर लाए हो तो खोल लीजिए। आप कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि हम टेक्निक हमें समझाना नहीं है, बल्कि हमें बताना है एक तो इनका यूज किस में किया गया है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में किया गया है। तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला प्लांट जिस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे पहले किस प्लांट पर किया गया था? तो वो टोबैको प्लांट होगा। राइट, क्वेश्चन लिखा गया है आपका, ध्यान रहे। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किस किस कैटेगरी के होते हैं, इसको मिटा रहे हैं। प्लांट्स में टोबैको प्लांट था और एनिमल में माइस, इस पर किया गया था। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इट वाज माइस, अरे सॉरी, टोबैको। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म में ये परिवर्तन करते हैं उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। घटना को ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स इट इज नोन एज ट्रांसजेनेसिस। ट्रांस माने परिवर्तन कर दिया, किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, किसमें? जेनेटिक आर्किटेक्चर में चेंज कर दिया, तो ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो जाएगा। ये है। बिल्कुल जाइए, सीट है वहाँ पर होगी, जाओ। देखो उधर स्टूल पीछे रखा तो है, उधर स्टूल है। हो गया सबका? अब बुक्स में कुछ खास बातें हैं, जैसे इसमें देखिए कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, उनके बारे में आप जानिए। जैसे कहते हैं कि इसका उपयोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग एनिमल्स पर किस लिए किया जाता है? तो कई चीज़ें हैं। एक तो जैसे फूड सेफ्टी चेकिंग होता है। फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी जीएमओ प्रोडक्ट हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम उसको जानवर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, एडिबल प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले खुदे खा लेंगे क्या? प्रधानमंत्री का भोजन आपको मालूम है कई राउंड चेक होकर किसका किसका जूठा मिलता है उनको? रसोई जूठी हो जाती है पहले ही। अरे खनवा नहीं जूठा होता है, पहले कोई चेक करता है उसको। ऐसे थोड़ा होता है भोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन है, जो वीआईपी वीवीआईपी पर्सन है, उसको पहले खाना खिला देंगे, तो उसके लिए पहले चेक कराते हैं। इस प्रकार से कोई भी जीएमओ प्रोडक्ट अगर बनता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पॉइजनस हो,
तो उसकी सेफ्टी चेकिंग करते हैं। इसके लिए कुछ टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि पहले खाना रैबिट को खिला देंगे या कुत्ते को खिला देंगे या किसी को खिलाएंगे, या फिर उसका इंजेक्शन किसी एनिमल में देंगे, और वैसा एनिमल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। ऐसा ना हो जाए टाइगर को लगा देंगे तो टाइगर मर जाए तो एक पॉपुलेशन से एक गायब हो जाएगा। ऐसे जो वल्नरेबल हैं, जो थ्रीटेंड स्पीसीज हैं, इनके ऊपर नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनमें जिनमें रेट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे माइस है, अब माइस के लिए कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज थोड़ो है, ये प्रॉब्लमेटिक है, तो इस पर यूज़ करेंगे। चूहा अगर जिंदा है तो हम भी जिंदा रहेंगे आगे खाकर उसको। तो इस प्रकार से फूड सेफ्टी मेजर्स के लिए हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं उसमें। जो GMO प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको प्रॉपरली इनकी चेकिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद इनको एक कमेटी इनकी होती है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। ये फुल फॉर्म इसका पूछेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहते हैं इसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। GEAC। आप देखिए, अगर जेनेटिक प्रोडक्ट कोई भी बन रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से, GMO प्रोडक्ट, तो पहले उसको किसी जानवर पर इस्तेमाल करके उसका साइड इफेक्ट हम देख लेंगे। अगर कोई नहीं है तो फिर हम अपने इस प्रोडक्ट को इस कमेटी के पास लाइसेंसिंग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं, जो आपके इस प्रोडक्ट की सेफ्टी नॉर्म्स को चेक करेंगे कि वास्तव में ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सुटेबल है या नहीं, अगर ये एडिबल प्रोडक्ट है तो। और अगर ये सर्टिफाइड हो जाता है कि नहीं आपका प्रोडक्ट सही है, तो GEAC इसको अप्रूव करती है और इसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है कि जी हाँ, अब आप इसका कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ से पास होगा, इसको लाइसेंस मिलेगा और एक ट्रेड नेम मिलेगा, इसको कॉमर्शियल नेम। और उस नाम, जैसे दवा बनी थी, ये जो इंसुलिन जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो इसका कॉमर्शियल नेम या ट्रेड नेम क्या रखा गया? ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन रखा गया, लेकिन आफ्टर गेटिंग प्रॉपर लाइसेंस फ्रॉम GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब पता लगा कि बीटी ब्रिंजल बन गया, बैंगन पैदा किया हमने बीटी टॉक्सिन लाड करके, और पता लगा घर में सब्जी बननी है, उसकी पकौड़ी बननी है, और खा लिया, पता लगा फैमिली क्या हो गई। तो पहले हमें ये जानना है कि बीटी का इफेक्ट हमारे ऊपर तो कहीं एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो इसलिए आपके इस प्रोडक्ट को सेफ्टी नॉर्म के लिए पहले एनिमल्स पर अप्लाई करते हैं, वहाँ चेक करते हैं, देन इट इज पास्ड टू GEAC टू गेट लाइसेंस and to get the trade name, and then its commercialization takes place. अब आप you are now free to get the patent of this, तब इसका आप एक पेटेंट ले सकते हैं। डू नो पेटेंट? आप पेटेंट से संबंधित दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक इस प्रॉपर्टी को हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ये हमारे ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है, जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हम चाहें तो अपने हम कर ही रहे हैं, हम अपने इस ब्रेन की कीमत ले रहे हैं, पढ़ाने की कीमत ले रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? हमने कोई धनिया बोया है क्या खेत में, उसको बेचकर पैसा ले रहे हैं? नहीं, हम अपने ब्रेन का पैसा ले रहे हैं। तो हमारा ब्रेन क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? ये हमारी इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक संपदा, ये हमारा दिमाग है, अपने दिमाग का पैसा ले रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई प्रोडक्ट पैदा कर लिया, मान लो कि अगर साइंटिस्ट इली लिली कंपनी ने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से ह्यूमुलिन बना लिया, अब इस ह्यूमुलिन के लिए कहीं ऐसा ना हो कि इसकी टेक्निक की स्टीलिंग कर लिया जाए, थेफ्ट कर लिया जाए, और इसका चोरी करके और किसी दूसरे ने बना लिया, कॉपीराइट इसका होता है। तो इसके लिए जैसे किताबों की कॉपीराइट होती है किसी रिटन कंटेंट की, इसी प्रकार आपकी टेक्निक के लिए एक पेटेंटिंग लाइसेंस होता है, पेटेंट बनता है, इंटरनेशनल लॉ होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून कि इंडिया में अगर कोई रिसर्च हुई है तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसको पेटेंट हासिल हो जाएगा और इसकी अथॉरिटी फिक्स हो जाएगी, और बिना अथॉरिटी की परमिशन के, रिटन परमिशन के, कोई दूसरा इसकी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकता। जैसे कोरोना पर हमने वैक्सीन बनाया तो उसका पेटेंट कर लिया। पेटेंट इसलिए कर लिया कि भाई हमारे दिमाग की उपज है, हम आपको क्यों बताएं इसकी टेक्निक, और अगर आपने चोरी से इसको ईजाद कर लिया तो आपके ऊपर केस कर देंगे, क्योंकि बनाई हुई टेक्निक तो मेरी है ना, तुमने थोड़ी खोजी है इसको। तो पहले हमसे परमिशन लो और हम इसकी फ़ीस जितनी तय करें उतनी फ़ीस अदा करो, और इतनी फ़ीस देने के बाद तब जाइए और उसका यूज़ करिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक हो गया बायो पायरेसी और दूसरा हो गया बायो पेटेंट। तो व्हाट इज़ द बायो पायरेसी? बायो पायरेसी में क्या होता है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को लीकेज होने से रोकते हैं उसको। अगर हम कोई चीज़ नई टेक्निक खोज लिए हैं तो उसका पेटेंट इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग हम हासिल कर लेंगे, और इस पेटेंट से फिर हमको इस बात की राइट हमारे पास होगा कि हम उसका कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं, उसका मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके एवज में पैसा ले सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। अगर चाहें तो इस टेक्निक को किसी को फ्री में दे दे, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बिना हमारी मर्जी के नहीं कर सकता कोई। इसी को बायो पेटेंट कहा जाता है।
अब हालांकि इस बायो पेटेंट कानून का उल्लंघन अक्सर अमेरिका ने किया है? वही करता है। पता लगा हमारे देश का कानून, हमने हमारे देश का वो टेक्निक है हमने खोजा और उन्होंने इसका पेटेंट हासिल कर लिया, उन्होंने चोरी से हासिल कर लिया, तो ये गलत है। बासमती चावल कहाँ पैदा होता है? 27 डॉक्यूमेंट्री वैरायटीज हैं, उसी ने नीम को उसने पेटेंट ले लिया। अब पता लगा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बाप का है क्या नीम का पेड़ है? ये किसका है? हल्कू किसान का है। हमारे घर के सामने नीम का पेड़, मुंशी प्रेमचंद कहानी लिखे हैं ना, तो नीम का पेड़ कितना फायदेमंद है। कक्षा 2 में हम थे तो पढ़ाया जाता था नीम और आम का पेड़, तो नीम के पेड़ को आम के पेड़ से ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसमें एक एल्कलॉइड होता है, एक ड्रग होती है जिसको एजाडिरेक्टिन कहा जाता है, और प्लांट का नेम एजाडिरेक्टिका इंडिका है। तो इसका एजाडिरेक्टिन जो ड्रग है, इसका इस्तेमाल करके ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। अब जैसे आपका फ्लोर क्लीनर होता है लाइजॉल वगैरह, तो उसमें नीम का ऑयल होता है, इस्तेमाल करते हैं। और तमाम प्रकार के जो एंटीसेप्टिक्स बनाते हैं उसमें नीम का तेल इस्तेमाल करते हैं। गांव में मुझे याद है कि जब फुंसी फोड़े अगर होते थे तो नीम का तेल 2 ड्रॉप लगा दीजिए, दूसरे दिन साला एक तो नमक्खी बैठे और बैक्टीरिया, जन्म जन्म का कोई संबंध नहीं है, जन्म जन्म का संबंध नहीं है तुम्हारा और हमारा। बैक्टीरिया किससे गाता है? नीम के तेल से। अब मार्गो साबुन देखिए, मार्गो साबुन में नीम का तेल है। अब ये बात और है कि नीम का तेल बदबू करता है, तो उसको रेक्टिफाई करके उसमें कुछ डिओड्रेंट वगैरह मिला दिया तो खुशबू आ गई। मार्गो साबुन मैं यूज़ करता हूँ, उसको रेगुलर यूज़र हूँ मैं मार्गो साबुन का, इसके अतिरिक्त और कोई यूज़ नहीं करता हूँ। या तो मेडिमिक्स लाता हूँ या मार्गो लाता हूँ, तीसरा और कोई साबुन मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये डब सब ये सब एक को नहीं यूज़ करता मैं। ठीक है, और वो हनी वाला जो ब्राउन कलर का होता है वो तो और गंधौरा होता है। हमें तो आपकी स्किन सॉफ्ट रखता है लेकिन दिन भर शरीर गंधाता है फिर उससे, वो उसमें शहद होता है ना ज़्यादा मात्रा में, तो उससे स्मेल अच्छी नहीं आती। इसलिए हम लोग जो है वो मार्गो साबुन का यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़र हैं इसके, सर्दी हो या गर्मी हो किसी भी समय। और क्रीम कौन सी? हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, है कि नहीं? कील मुहासों को जड़ से मिटाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, बीको टर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, दरअसल में क्रीम वास्तव में दमदार है, हल्दी और चंदन के। अब देखिए हल्दी भी हमारे यहाँ की है, टर्मेरिक। अब आपको मालूम है कि क्यूमेरिन नाम का एक ड्रग होता है जो कि एंटी कोआगुलेंट होता है। अगर कहीं पर चोट लग गई है तो माँ हल्दी को गर्म करके मालिश कर देती है तो इंटरनल क्लॉट क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग रिमूव कर देता है। इतनी अच्छी चीज़ है, जोड़ों के दर्द को खत्म कर देती है हल्दी। और एक चुटकी हल्दी अगर दूध में मिलाकर गोल्डन मिल्क जिसको कहते हैं वो आप पी लीजिए, तो कोरोना पीरियड में ज़्यादातर लोगों ने इसका यूज़ किया होगा। इम्यून बूस्टर है, इम्यून बूस्टर है। एक गिलास दूध में शाम को एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए और वो गोल्डन मिल्क आप पी लीजिए, तो ये भयंकर इम्यून बूस्टर है। लेकिन वो जो उसका है एवरेस्ट का इन सब का पाउडर वाला नहीं, ये जो पैकेट वाला हल्दी है, जी नहीं, ओरिजिनल हल्दी, गांठ वाली हल्दी लाइए और नेचुरली पिसवाइए उसको, जिसका फ्रेग्रेंस वास्तव में बढ़िया हो, जिसका कलर अच्छा हो, उसको यूज़ करिए। तो इसी प्रकार नीम से तमाम प्रकार की ड्रग्स बनाई गई। बासमती चावल हमारे यहाँ का था, उन्होंने पेटेंट ले लिया उसका। तो इस प्रकार से इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका कानून हासिल करना पड़ेगा। तो बायो पायरेसी हो गई, बायो पेटेंट किताब में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार बायो वेपन, लास्ट डिस्कशन है। ये बायो वेपन्स क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया के स्पोर्स पाउडर में रख करके और शत्रु सेना पर छिड़क देते हैं। अब जैसे बैसिलस एंथ्रैकिस, एंथ्रैक्स नाम की बीमारी करा रहा है, डाल दिया, डेडली स्पोर्स होते हैं इनके, बैक्टीरिया क्या करता? मार डालेगा, जान मार ले लेगा, बैक्टीरिया जान ले लेगा। तो इस प्रकार के तमाम, पता लगा कि कोरोना का कहीं से ले आए पूरा सस्पेंशन और हवा में उड़ा, जय फेंक दिया, जाओ पाकिस्तान साफ, म्यांमार साफ, चाइना साफ, जिस कंट्री पर चाहो डाल दो, खत्म हो गए उनकी शत्रु। तो इस प्रकार से इनको हम जैविक हथियार मानते हैं और जैविक हथियार में माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये डेडली माइक्रोब्स होते हैं जो इनको डिस्टर्ब करते हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैंने अपने पूरे होशो हवास में ख़त्म किया कि जितने सवाल आने चाहिए थे मैक्सिमम सब हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं रटने की चीज़ें हैं, किताब आप पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये ख़त्म हो गया और इस प्रकार से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी फिनिश।